मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आज हम लोग ज्योग्राफी का यह आपका लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग सूर्य, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे आज हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को सीखने वाले हैं और उसको याद भी करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत तंग करता होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग जो है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? हाँ जी, हम हमेशा चंद्रमा के अच्छा रुको, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये क्या हो गया? अरे यार, चंद्रमा 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 निकल जा। ला 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 ला। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा था कि हम लोग जो है चंद्रमा को जब भी हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा में हमको जो है जहाँ धब्बा दिख रहा है सेम धब्बा हमेशा हमको चंद्रमा में उसी जगह पर दिखाई देता है। आखिर ये धब्बा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना चंद्रमा में पूरा जो सतह है पूरा का पूरा प्लेन है? नहीं, वहाँ पर भी पहाड़ होंगे, वहाँ पर भी कुछ घाटियाँ होंगी, ठीक है ना? तो वही सब जहाँ घाटियाँ हैं तो हल्का गहरी, वहाँ देखो यहाँ पे हल्का गहरा आपको दिखाई देता होगा। और जहाँ पर उभार होगा समझना वहाँ पर पहाड़ हैं, रॉक्स जमा है वहाँ पर। अरे भैया ये बात है, इसी कारण वो धब्बा दिखाई देता है। वैसे मैं सोचता था कि हो सकता है ये चंदा मामा के आँख हुए, नाक हुए, कान हुए, ये बात है। ऐसा बात कुछ नहीं है। वहाँ पर घाटी है, पहाड़ है, अलग अलग कुछ तो अलग अलग संरचना है चंद्रमा के ऊपर। और चूँकि चंद्रमा का हम सिर्फ एक ही भाग देखते हैं, हमेशा चंद्रमा हमारे तरफ एक ही भाग किए हुए रहता है, इसलिए जो भी चंद्रमा पर धब्बा है ना वो हमें हमेशा एक ही जगह दिखाई देता है। ठीक है, इसको और डिटेल से समझेंगे। जैसे कि हम चंद्रमा का सिर्फ ये भाग देखते हैं, पीछे वाला भाग नहीं देखते। ठीक, क्यों नहीं देखते, किस लिए नहीं देखते, ये सब आज सीखेंगे। छोटी अच्छे से समझना है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को ला 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 क्यों देखते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? हाँ 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 हाँ, मेरा चंद्रमा कहाँ है? सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी मान लो, ये जियोइड शेप में नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है ना। वैसे हमारी पृथ्वी और है कहाँ है जियोइड शेप में, इसी को रख लेते हैं, चलो जी। लेकिन ये कुछ अजीब है, कोई बात नहीं, यही रहेगा। चलो, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा चंद्रमा। अब जो है इस चंद्रमा का ये ब्लैक हिस्सा, ये वाइट हिस्सा। अच्छा जी, अभी चंद्रमा के तरफ जो है सॉरी मेरे पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का वाइट हिस्सा है। ठीक है, जब ये चंद्रमा रोटेट करेगा समझना, अभी मैं पहली बार फर्स्ट टाइम इस चंद्रमा को बिना रोटेट किए हुए, बिना घूर्णन किए हुए इस पृथ्वी के चारों बगल में चक्कर लगवाऊंगा। अच्छा, बिना घूर्णन किए? लेकिन भैया चंद्रमा तो अपने धुरी पर घूर्णन करती है, चंद्रमा तो अपने धुरी पर घूर्णन करती है ना, तो आप घूर्णन क्यों नहीं करवा रहे? ये तो अपने धुरी पर घूर्णन करती है। हाँ छोटी, घूर्णन करती है, लेकिन मैं समझाने के लिए फर्स्ट टाइम तुमको बिना चंद्रमा को बिना घूर्णन किए पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगा रहा हूँ। तत्काल तुमको इतना बस दिमाग में रखना है, ये चक्कर लगाएगा और मैं इसके बाद तुमसे एक तुरंत सवाल पूछूंगा कि ये कितने दिन में पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है।
ठीक है, चलो जी। अभी पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का वाइट फेस है, देखो घूम रहा है। अब बताओ पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का कौन सा फेस है? ये वाइट फेस भी है, ये ब्लैक फेस भी है। ये राउंड होता है ना, मून तो राउंड होता है। ठीक है भैया, समझ में आया। फिर ये जो है चंद्रमा के तरफ आया इधर, यहाँ पर चंद्रमा का ब्लैक फेस पृथ्वी की तरफ है। ये तो और घूमेगा। चल चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। देखो अब चंद्रमा जो है पृथ्वी के जस्ट उत्तर साइड में आ गया। अब यहाँ पर चंद्रमा का ये वाइट फेस भी है और ये ब्लैक फेस भी है। हाँ भैया, चलो और घुमाएंगे। चलो 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 मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आ गया। फिर से चंद्रमा का हमारा वाइट फेस पृथ्वी की तरफ हो गया। तो हम लोग देखिए, जब चंद्रमा घूर्णन नहीं कर रहा था तो उसका वाइट फेस और ब्लैक फेस दोनों को हम लोग देख पा रहे थे। अरे भैया हाँ, पृथ्वी से तो हम चंद्रमा के वाइट और ब्लैक फेस को दोनों को देख पा रहे थे। इसका मतलब अगर ये घूर्णन करेगा तो एक बार घूर्णन करा के भी देख लेते हैं। हाँ जी, चलो इसको घूर्णन कराओ। देख लो ये घूर्णन कर रहा है, क्या तुम इसके दोनों तरफ को देख पा रहे हो? बोलोगे भैया हाँ। अभी देखिए यहाँ पर इसके हम वाइट फेस को, यहाँ हम इसके अभी ब्लैक फेस को देख लिए, ये घूर्णन कर रहा था। फिर यहाँ इसके हम वाइट फेस को भी देख लिए। इसका मतलब जब ये घूर्णन कर रहा था ना, तो इसके हम दोनों फेस को देख लिए। लीजिए भैया, शक के कीड़ा को आपने मेरे दिमाग में डाल दिया। घूर्णन करे तो प्रॉब्लम, घूर्णन नहीं करे तो प्रॉब्लम। और आप कह रहे हो कि हम इसके सिर्फ एक ही भाग को देखते हैं, वाइट फेस को ही देखते हैं। चलो जी, बहुत कन्फ्यूजन है। क्या है? बहुत कन्फ्यूजन है। तो हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे कि चंद्रमा, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? मैंने कहा था कि हम लोग प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। 27 दिन में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अरे भैया, ये तो मुझे पता था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। और मुझे ये भी पता है कि जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब जब जो चंद्रमा है ना हमारी, जब अपनी धुरी पर घूमती है, ये इसकी धुरी है, ये अपनी धुरी पर, अरे यार क्या हो रहा है, हटाओ। ये अपनी धुरी पर जो है कितने दिन में घूम लेती है? अरे अच्छे से देखो, अभी देखो ये अपनी धुरी पर घूम रही है ना, ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ये भी मुझे पता है कि ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही लगाती है। अच्छा भैया, ये तो हम समझ गए कि चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में उतना ही समय लेती है। अरे रे रे, ला 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 ला। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 27 दिन, और चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने में भी 27 दिन। जो ये दोनों एक्टिविटी है, ये दोनों जो गतियाँ हैं, ये दोनों गतियाँ को पूरा होने में समान समय लगता है। तो क्या ऐसा होने से क्या हो गया? समान समय लगता है तो क्या, तो हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही फेस देखेंगे? ऐसा तो नहीं ना, ऐसा ही है। देखो बातें ये हैं कि ये अपना पूरा चक्कर 27 दिन में लगाएगा। हाँ जी, और हम लोग क्या कर रहे थे, स्पीडली इसको घुमा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी इसको घुमा रहे थे, तो इसके हम दोनों फेस को देख रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ देखो, अभी वाइट फेस देख रहे हैं,
पृथ्वी से आप चंद्रमा के वाइट फेस को देख रहे हो। अब चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो अपना आधा भाग, आधा कह रहा हूँ, 1/4 भाग घूम जाएगा। देखो कैसे, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखो जब ये साउथ डायरेक्शन में आया तो पृथ्वी की तरफ इसका वाइट फेस ही है। ओ, फिर से जब ये चंद्रमा यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा तो फिर से 1/4 भाग घूम जाएगा। ओ, मज़ा आ गया भैया। देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ पृथ्वी की तरफ आया तो 1/4 भाग ये घूम गया, फिर भी पृथ्वी की तरफ इसका वाइट फेस ही है। अब समझ में आ रहा है भैया, आप क्या समझाना चाह रहे हो। ये चंद्रमा घूमत तो है लेकिन बहुत स्लोली घूमत है, बहुत स्लो घूमत है ये अभी, ठीक है। इतना स्लो घूमत है कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते करते अब मतलब पृथ्वी से नज़र नहीं हटाता। नज़र ना हटे कभी, नज़र ना हटे ना। यहाँ देखो, फिर ये जब अपने नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा तो फिर 1/4 भाग पृथ्वी की तरफ ही चेहरे को रखेगा। देखो चेहरा इसका हमेशा पृथ्वी की तरफ ही है। अभी तो समझ में आ रहा है मुझे। फिर ये जब अपने यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा फिर भी इसके जो चेहरा, ये वाइट फेस, ये पृथ्वी की तरफ ही रहेगा। देखो है ना, इसका वाइट फेस हमेशा पृथ्वी की तरफ है। अब भैया हमको ये समझ में आ गया कि हम लोग चंद्रमा के सिर्फ इसी फेस को क्यों देखते हैं। कौन से फेस को, ये पीछे वाले फेस को क्यों नहीं देखते। अब मुझे समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब अगर सर पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई नहीं, मेरी प्यारी बहना खड़ी हुओ और मुझे बताओ कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, तो आप क्या बोलोगे। ओ भैया मुझे तो पता ही है, मैं क्या बोलूँगी। मैं बोलूँगी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर, इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेती है। कितने दिन का समय लेती है? 27 दिन का समय लेती है। फिर उसके बाद बोलोगे और साथ ही साथ उतने ही समय में चंद्रमा धुरी पर भी एक पूरा चक्कर लगा लेती है, क्योंकि दोनों प्रकार की जो गतियां हैं उसके पूरा होने में समान समय लगता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देखते हैं। मैंने क्या कहा, समझने का प्रयास करो। 3-4 लाइन है, उसको अपने अंदर क्या, अपने दिमाग में रखो इस चीज़ को। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझो इसको, आपको बना के भी लाना है, ठीक। और अच्छे भाषा में, इस तरह ही आपको इस तरह उतार के नहीं लाना जैसे मैंने लिख दिया। मैं तो हूँ कामचोर, आप भी कामचोर बन जाओगे तो हो ही गया। यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से समझो। हम हमेशा ये जानेंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेती है, और साथ ही साथ उतने ही समय में 27 दिन में ही चंद्रमा धुरी पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है। 27 दिन में चंद्रमा धुरी पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है। चूँकि दोनों प्रकार की जो गतियाँ हैं, ऊपर वाली परिक्रमा करने वाली गतियाँ और घूर्णन करने वाली गतियाँ, दोनों प्रकार की गतियों के पूरा होने में समान समय लगता है। इसलिए हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। अरे भैया अब हम लिख लेंगे ना, तो आगे समझाए। अब मेरा एक सवाल आपसे, वो कौन सा सवाल है कि छोटी तुम बताएगी कि ये ग्रह और तारे क्या होते हैं। ग्रह और तारे में क्या संबंध है। ग्रह और तारे में क्या संबंध है। अब आप सोचोगे ग्रह क्या होता है और तारा क्या होता है। उससे पहले ये बताओ क्या यह चंद्रमा मेरा ग्रह है या तारा है। अब भैया बोले थे कि ग्रह और तारा, ग्रह उसको कहेंगे जिसके पास अपना प्रकाश होगा, और क्या होगा,
और साथ ही साथ अपना ऊष्मा होगा। जब लाइट एंड हीट अपना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होगा उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। ऐसा बात है भैया? हाँ जी, तारा किसको कहेंगे? जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा हो। तो इसका मतलब इस चंद्रमा के पास क्या अपना प्रकाश है? तो नहीं है, क्योंकि इस पर लाइट पड़ रहा है, सूरज का लाइट पड़ रहा है। देखो सूरज कहाँ है ना, सूरज का लाइट चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश भी नहीं है, खुद का ऊष्मा भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये तो आपका तारा नहीं है। अब आप बोलोगे भैया लेकिन चंद्रमा तो उपग्रह है। चंद्रमा तो उपग्रह है मेरा। उपग्रह क्यों है ये भी समझो। क्योंकि चंद्रमा जो है, उपग्रह समझने के लिए पहले आपको ग्रह समझना होगा। ग्रह कैसे समझेंगे? हम लोग ग्रह समझेंगे सोलर सिस्टम में जा कर के। तो सोलर सिस्टम में हम लोग चलते हैं। सोलर सिस्टम तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के चारों बगल एक निश्चित कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है जी? और भैया ये बात है। हाँ, और साथ ही साथ जो उपग्रह होंगे वो सूरज का नहीं, वो ग्रह के चारों बगल ही चक्कर लगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। हट जाओ। देखो यहाँ आपको चंद्रमा दिख रहा है, ये चंद्रमा दिख रहा है आपको। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाएगा। ठीक, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाएगा और ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते कहाँ तक पहुँच जाएगी? सूरज के चारों बगल चक्कर लगाएगी। देखो ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों बगल घूम रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के बगल घूम रहा है। दिख रहा है? पृथ्वी के बगल चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी सूरज के चारों बगल अपने निश्चित पथ पर घूम रही है। भैया समझ में आ गया कि ग्रह उसको कहेंगे जो सूरज के चारों बगल एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए, परिक्रमा करे, और उपग्रह उसको कहेंगे जो ग्रह के चारों बगल चक्कर लगाए। हाँ भैया समझ में अच्छे से आया। ठीक, इसको तो समझ गए। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्रह और तारे में क्या संबंध है। क्या संबंध है नहीं, यहाँ पर आपको क्या अंतर है बोलना था। ठीक, हाँ देखो ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो पहला अंतर बोलना है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता और तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। फिर सेकेंड अंतर आपको बोलना है कि ग्रह जो है तारे से बहुत छोटे होते हैं। ग्रह तारे से बहुत छोटे होते हैं। अगेन तारे जो है ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। क्या हुआ? तारे ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको आप याद भी करो और आपको तो लिखना है ही। हाँ भैया चलो मैं फिर से कह रहा हूँ, समझो। ग्रह के पास अपना आप क्या करोगे, 2 कॉलम बना लोगे। इधर ग्रह का लिखोगे, इधर तारा का लिखोगे। ग्रह में पहला नंबर लिखोगे कि स्टार्ट करोगे, ग्रह और तारे में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला नंबर, ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। अगेन लिखोगे तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। अगेन ग्रह जो है तारे से काफ़ी छोटे होते हैं। और तारा में लिखोगे तारे ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है। अगेन जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, आप ये बताओगे जो आपके सामने दिख रहा है कि एक सूरज भैया है और इसके तरफ बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, एस्टेरॉइड्स, ये पत्थर उत्तर घूम रहे हैं सूरज के चारों बगल। आखिर ये है क्या? इसका एक नाम रखा गया है, इसको कहा गया है ये सूरज ये बंद क्यों हो जाता है। हाँ, ये सूरज है और सूरज के चारों बगल जितने भी ग्रह, उपग्रह और ये आपका जो कुछ खगोलीय पिंड है,
खगोलीय पिंड तो आपका ये पूरा हुआ, लेकिन ग्रह उपग्रह के अलावा जो भी यहाँ पर एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स जो भी है जिसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, सारा खगोलीय पिंड को मिला देना तो उसका हम लोग नाम रखे हुए हैं। वो नाम क्या है? क्योंकि ये सूर्य है और ये सूर्य का सारा फैमिली है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सौर मंडल। क्या कहेंगे हम लोग इसको? सौर मंडल। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि सौर मंडल से हम क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते? ला 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 सौर मंडल से हम क्या समझते हैं? तो पहली बात, सौर मंडल किससे किससे मिलके बना है? सौर मंडल बना है सूरज से। मेरे साथ देखो और मेरे साथ बोलो। सूरज हो गया, फिर आपका 8 ग्रह हो गया, फिर आपका उपग्रह हो गया। उपग्रह अगेन, सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड। अब मैं इतना भयानक शब्द इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आए, कि कहीं खगोलीय सुनाने कि ये भैया क्या होता है पता नहीं, ऐसा आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। फिर से समझो, ये सूरज दिख रहा है आपको, सूरज, ग्रह, उपग्रह और जितने खगोलीय पिंड हैं चारों बगल, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको इसमें लिखनी है वो लिखनी है कि ये जो सूरज है, ये सूरज जो है, अगर ये पूरा का पूरा सौर मंडल इसको हम कहें, ठीक, तो सूरज सौर मंडल के बीच में स्थित है। सूरज कहाँ स्थित है? आप देखो, ये पूरा का पूरा सौर मंडल है तो सूरज हमेशा बीच में है, मध्य में स्थित है सूरज। हाँ भैया, ये तो दिख रहा है। तो सेकंड आपको क्या कहना है कि सौर मंडल के मध्य में सूर्य स्थित है। अगेन उसके बाद बोलना है आपको कि सूरज के चारों बगल चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह चक्कर लगाते हैं। हाँ जी, तो लिखोगे ग्रह सूरज के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। कौन से कक्षा में? अपनी निश्चित कक्षा में। मैंने बताया था सबकी अपनी अपनी निश्चित कक्षा है जिसमें ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। अब इसलिए बोलोगे भैया, जब मैं पढ़ा करती थी तो उस वक्त ये प्लूटो ये नया नाम था जो कि हम लोग का ग्रह हुआ करता था उस वक्त। लेकिन चूंकि प्लूटो जो है अपने निश्चित कक्षा में सूरज के चारों बगल चक्कर नहीं लगाता था, इसी कारण इसको हम लोग ग्रह से, दैट इज ग्रह के ग्रुप से बेदखल कर दिए थे ना। अब हमारे ग्रह के ग्रुप में सिर्फ 8 ग्रह बचे हैं जो कि सूरज के चारों बगल एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये बात है भैया। हाँ जी, अगेन आप देखो, और ग्रह के चारों बगल चक्कर कौन लगाता है? मैंने दिखाया कि ग्रह के चारों बगल कौन घूमत है? चंद्रमा, जिसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में भली भांति आ गया। अब भैया एक बार पढ़ के समझाइए, तब इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो ध्यान से समझना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सौरमंडल से मैं क्या समझता हूँ? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल के मध्य में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के मध्य में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों बगल चक्कर, सूर्य के चारों अच्छा रुको, इसको कहाँ तुम खो जाते हो? 71043, चलो यहाँ ध्यान दो। और सूर्य के चारों बगल चक्कर ग्रह लगाते हैं। सूर्य के चारों बगल चक्कर ग्रह लगाते हैं अपनी निश्चित कक्षा में, और उपग्रह ग्रह के
चारों बगल परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, समझना है आपको। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसी सौरमंडल के मध्य में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हाँ भैया, समझ में आ गया। फिर भी एक बार और बोल दीजिए। एक बार और बोल दे। चलो जी, एक बार हम आपको और सुनाते हैं, अच्छे से समझना है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। और इसी सौरमंडल के मध्य में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? तो क्वेश्चन आंसर तो आपको बनाने हैं। क्वेश्चन आंसर तो मुझे ही बनाने हैं भैया। अच्छा, कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका, वो ध्यान से सुनना है आपको। यही कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी आजा आजा आजा। पृथ्वी कहाँ आई? पृथ्वी यहाँ है। पृथ्वी अब घूमेगी। हाँ, आराम आराम से घूमो। अरे जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम लोग अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानना है। अब पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं भैया? तो आप ये बताए हुए हैं हमको। क्या बताए हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति है जीवन जीने के लिए। हाँ भैया, तो यहाँ पृथ्वी पर, दैट इज पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला कंडीशन, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए अद्भुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। क्या परिस्थितियाँ हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ये इतना भयानक वर्ड क्यों लिख दिए? किस तरह लिख दिया? लो को इतना बड़ा कर दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अनुकूल परिस्थितियाँ, तो फिर से समझो। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं। अरे भैया, ये बात है। सेकेंड, पृथ्वी पर जल मौजूद है जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, बहुत आवश्यक है। हाँ, अगेन पृथ्वी पर जीवनदायी, जीवन देने वाला ऑक्सीजन है और साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ ही साथ यहाँ पर ओजोन परत है। अब बोलोगे भैया ये ओजोन परत क्या होता है, इसको भी समझा दीजिएगा। तो पहले इतना समझो, क्या समझना है कि पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ? अनुकूल परिस्थितियाँ जो है केवल संभवतः पृथ्वी पर ही मौजूद है। पूरे के पूरे ग्रह में, जितना यहाँ पर आपको ग्रह दिखा था, सारे के सारे ग्रह में सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ पर जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर जल मौजूद है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मौजूद है और ओजोन परत मौजूद है। ये ओजोन परत क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं हम लोग। ला 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 ला, ओजोन परत, ओजोन परत। ला 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 ला, ओजोन लेयर, आजा 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 आजा, ला 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 ला। देखो यहाँ पर पृथ्वी के चारों बगल एक मोटी एक दीवार दिख रही होगी आपको। बस समझने के लिए ये दीवार आपको दिख रहा है अभी।
ये जो दीवार दिख रहा है यही आपका क्या है, ओजोन लेयर है। ये क्या करती है, सूरज से जो खतरनाक किरण आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण, पराबैंगनी किरण, उसको पृथ्वी में एंटर नहीं होने देता। जस्ट लाइक आप एक एग्जाम्पल समझो, आप लोगों ने चाय बनाया होगा। अब चाय बनाते समय उसमें तो चाय पत्ती डालते हो आप, लेकिन उसी चाय को जब हम लोग एक गिलास में उसको डालते हैं तो उससे पहले हम लोग एक चाय छकनी यूज करते हैं कि चाय छकनी लो, उसके अंदर से चाय होकर गुजरेगा जिससे कि चाय पत्ती हमारे प्याले में नहीं आए। इसका मतलब ये जो ओजोन लेयर है ये चाय छकनी का काम करता है, जो कि सूरज से जो खतरनाक पराबैंगनी किरण है उसको रोक सके। बिल्कुल, इसका मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगा तो सूरज की ये जो खतरनाक किरण है पराबैंगनी किरण, अगर वो एंटर कर जाएगी हमारे अर्थ पर तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। इतना याद रखना, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारे ओजोन लेयर में अब छिद्र हो चुके हैं। उस छिद्र से होकर के कुछ पराबैंगनी किरण हमारी पृथ्वी तक पहुँच रही है। वो छिद्र इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है। लोग अब पेड़ पौधे काट काट कर वहाँ पर घर, सड़क, काफ़ी कुछ बना रहे हैं। अब पेड़ पौधों की कमी के कारण कुछ तो ऐसा होगा, हम अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पर्यावरण भी कुछ तो ऐसा करेगा जो कि नुकसानदेहक होगा। अब देखो, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अच्छा भैया, हमको समझ में आ गया कि ओजोन परत क्या होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये सारी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ गई हैं। कैसे, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है मुझे। अच्छा जी, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। पहले आपको बोलना है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ, जो जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो संभवतः पृथ्वी पर ही मौजूद है और कहीं मौजूद नहीं है। पृथ्वी पर जल मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जल मौजूद है जो जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन और ओजोन परत भी पाई जाती है। ये बात है, इसको तो भैया अभी ही याद हो गया। पहली, अनुकूल परिस्थितियाँ जीवन जीने की। सेकंड, यहाँ पर जल मौजूद है। थर्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन और ओजोन परत मौजूद है। एक बार मैं लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर जल मौजूद है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगेन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन और ओजोन परत भी उपलब्ध है, मौजूद है या पाई जाती है। चलो, इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ब्रह्मांड क्या है। क्या ब्रह्मांड क्या है, क्या है ये ब्रह्मांड, इसके बारे में जानना है। अपने ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो इतना जान लो। कितना जान ले भैया, बस इतना जान लो कि हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फर्स्ट ऑफ ऑल तारा, बहुत सारे तारे हैं, करोड़ों तारे हैं। करोड़ों तारे कौन कौन से हैं, क्या बताओगे? यहाँ पर आपको कोई तारा दिख रहा है? बोलोगे हाँ भैया तारा दिख रहा है। वही तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश है, प्रकाश खुद का, और खुद का उष्मा है। यह है अपना सूरज भगवान। तो सूरज एक तारा है। इसके अलावा तारा तो दिख रहा होगा आपको, तारा नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। देखो यहाँ तारा है, जितना आपको बिंदा बिंदा दिख रहा है वो मेरा तारा ही है। इसका मतलब ये सारा तारा, करोड़ों तारे, बहुत सारे तारे, ठीक है। और जितना बादल है, क्लाउड, करोड़ों तारे, बादल और गैस, यहाँ पूरा वायुमंडल में जो है
गैस का भी आवरण है। हाँ जी, करोड़ों तारे, बादल और गैस की जो एक प्रणाली है, कि ये प्रणाली हमारी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती। ओ, ये बात है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि करोड़ों तारे, बादल, गैस की एक प्रणाली आकाश गंगा कहलाती है, और लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिल करके, कौन कौन से? लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिल करके, आकाश गंगा मिल करके हमारे पूरे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और इसी ब्रह्मांड का हम एक छोटा सा हिस्सा हैं, और इसी ब्रह्मांड का हम सब क्या है? हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया। हम लिखेंगे कैसे? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको लिखना क्या है। करोड़ों तारे, बादल और गैसों की प्रणाली आकाश गंगा कहलाती है। करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा कहलाती है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनती है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड कहलाती है, और इसी ब्रह्मांड के हम सब एक छोटा सा हिस्सा हैं, या फिर हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। समझ में आ गया भैया? एक बार फिर बोलिए। फिर बोलते हैं। करोड़ों तारे, बादल, गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा कहलाती है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनती है, और हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। समझ में आया? ठीक है जी। और एक क्वेश्चन जो आपको करना है वो मैं नहीं करूँगा। वो क्वेश्चन कौन सा है? कि सूरज जो है, हमारे सूरज भैया जो हैं, सूरज भैया हो कहाँ गए हैं आप, जल्दी दिख जाइए। ये हमारा सूरज भैया है। अब सूरज से दूरी के आधार पर, सूरज से दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखना है आपको। सभी ग्रहों के नाम लिखें। सभी ग्रहों के नाम लिखें। अब नाम तो लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे नाम? तो सूरज से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम निम्न हैं। कौन कौन सा? तो आप बोलोगे एम वैम। एंड भैया ये याद नहीं होता, एम वैम जेसन, क्या करो? तो कोई बात नहीं, इसको याद मत करो, सीधा आप वो याद कर लो जो ग्रह का नाम है। तो पहले आती है हमारी बुध रानी, फिर शुक्र, हाँ जी, फिर पृथ्वी महारानी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, इसको अरुण भी कहते हैं और यूरेनस भी कहते हैं, फिर नेपच्यून भी कहते हैं इसको, और वरुण भी कहते हैं। अच्छा, आपने ये पता लगाया था कि बारिश के देवता कौन है, अरुण या वरुण? फिर से पता लगा करके आपको समझाना है, ठीक? वैसे मुझे तो पता है, अभी तत्काल पता है, ठीक? चलो। अच्छा, ये तो समझ में आ गया भैया, ये समझ में आ गया। अब मुझे ये समझाइए कि चंद्रमा कैसे बना। चंद्रमा कैसे बना इसके लिए ये शायद मैंने आपको समझाया हुआ है। कि चंद्रमा कैसे बना। हुआ क्या था, एक एस्टेरॉइड्स क्या, जो पत्थर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे पत्थर क्या है, एस्टेरॉइड्स, वो घूम रहे हैं। अब वही अपनी कक्षा से निकल कर आकर के पृथ्वी से टकरा गए। अब पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी पर जो यहाँ पर स्थल का भाग था, जिसको आज हम लोग बहुत बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कहते हैं, वो प्रशांत महासागर जो है पहले नहीं था। अब ये स्थल का भाग एस्टेरॉइड्स के टकराने के कारण ये बाहर निकल के आ गया और पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाने लगा। अब बाद में वो सारे भाग आपस में मिल गए और एक चंद्रमा का रूप धारण कर लिया। इसका मतलब चंद्रमा कैसे बना? कोई एक थिया, जिसका नाम था थिया, उसको हम लोगों ने नाम रखा थिया एस्टेरॉइड्स का। वो थिया जब पृथ्वी से टकराया तो वहाँ पर
जो वहाँ के जो भाग थे, वो स्थलीय भाग थे, वो बाहर निकल के आ गए और पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाने लगे और वही जो है एक जगह एकत्रित होकर वो हमारे उपग्रह बन गए। ये बात है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए, चंद्रमा जिसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, हाँ, उपग्रह जिसका इंग्लिश में नाम होता है सैटेलाइट। हाँ भैया, ये जो है उपग्रह जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ये चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूरी पर है? अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी और ये हमारा चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अच्छे से लिखो। हाँ, ये आपस में कितनी दूरी पर है? तो मैंने बताया था आपको, कितना दूरी था? 3,84,400 किलोमीटर। हाँ भैया, ये तो मुझे समझ में, और मुझे ये भी पता है कि पृथ्वी से सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये तो पता है, और ये भी मुझे पता है कि सूरज से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसके आने में 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लग जाता है। ये सब मुझे पता है। मुझे क्या नहीं पता? ये मुझे ही नहीं पता। ये कौन सी बात है? एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मनुष्य ने भी, हाँ, मनुष्य ने भी एक सैटेलाइट बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ये कौन सी सैटेलाइट है? अभी मैं दिखाता हूँ। जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है, उसी तरह पृथ्वी के चारों बगल हमारा सैटेलाइट भी चक्कर लगाता है। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे हट जा। ला 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 ला। देखो कितने सारे सैटेलाइट दिख रहे हैं आपको। ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाहर आपको ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये सैटेलाइट है। जहाँ आप मोबाइल में जो देखते हो ना चलचित्र, ये सब जो मैं सर्च कर रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन कौन भेज रहा है? ये हमारा सैटेलाइट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सैटेलाइट का काम। देखो, सारे के सारे देश अपना अपना सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर भेजते हैं, जैसे हम लोगों ने भी भेजा है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। देखो, है ना, पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट है। हाँ भैया, ये हमको समझ में आ चुका है कि सैटेलाइट जस्ट लाइक मानव के द्वारा बनाया गया ये हमारा उपग्रह ही है, समझ ले, जो पृथ्वी के चारों बगल चक्कर लगाता है। हाँ जी, चलो ठीक। जिस प्रकार हम लोग चंद्रमा के सिर्फ एक ही फेस को देखते हैं, ये वाला फेस, उसी तरह सैटेलाइट जो है पृथ्वी की तरफ देखता रहता है, देखता रहता है और देखता रहता है, और पृथ्वी बोलती है, यूँ ना मुझे देखो। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? आगे सिंपल सा, हम नहीं करेंगे, आपको करना है। वो करना है जितना मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है, उन सारे क्वेश्चन आंसर तो मैंने कोई सा नहीं करवाया, लेकिन मैंने करवा दिया। उन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, इतना सा काम है। चलो जी, मिलते हैं अगले हंसते मुस्कुराते वाले वीडियो में। चलो मिलते हैं बाद में।